गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा और यहाँ पर 11th क्लास का एक और वन शॉट जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का मतलब हमने इससे पहले सॉलिड्स कर लिया है, सॉलिड्स तक कर लिया है। जिन्होंने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं भैया पढ़ लो। अभी रिसेंटली मैंने एक वेक्टर का एक बढ़िया वाला वीडियो भी निकाला था जिसके अंदर का अगर वो वीडियो देख ले तो 12th जो है ना बहुत आसान होगा। एल्स दिक्कत होगी तो वेक्टर वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके फिर ही आगे बढ़ना है। तो ऐसे वो मोशन इन प्लेन के अंदर दिया हुआ है टॉपिक, लेकिन मैंने उसको अलग से प्रॉपर उसके अंदर जो भी चीज़ें हो सकती है जो आपको काम आने वाली हैं वो सब कुछ इंक्लूड करा है। तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, इलास्टिसिटी और वो सारी चीज़ें पढ़ी अपन ने, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ तो लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रो वर्ड से वैसे आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई ये कुछ लिक्विड से संबोधित है। व्हेन आई से हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब इसके दो हिस्से होंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर जब हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है सर? स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है। सो दिस इज स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है। कि मान लो एक लिक्विड वेसल में रखा है, कंटेनर में रखा है या कहीं पर भी ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं है, रेस्ट में है वो, तो हम वो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंडर पढ़ेंगे। और हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब फ्लूइड्स इन मोशन। सो दिस इज स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। अगर मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँ, जब भी अपन फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो पढ़ते हैं। तो इसमें जो एक मेजर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ जो पढ़ी जाएगी, जो सीखी जाएगी, दैट विल बी दी सरफेस टेंशन। जो एक मेन चीज़ मतलब जो उठाओगे आप यहाँ पे ना, ऐसे तो और भी चीज़ें हैं जो मेन हैं, पर जो क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आएगी वो होगा सरफेस टेंशन। और वैसे ही हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर जो चीज़ निकल के आएगी, जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट से आपको निकल के आएगी, दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। समझ में भी आ रहा होगा कि हनी का गाढ़ापन ज़्यादा होता है, तो अगर हनी को हम ऐसे ग्लास से गिराना चाहें या चम्मच से गिराना चाहें, कितना स्लोली जाता है, इतना उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, विस्कस ड्रैग होता है, उतना विस्कोसिटी होता है। तो ये जो है ये एक तरीके का अपोजिशन टू फ्लो ऑफ लिक्विड है, वो हम वहाँ पर देख रहे होंगे। विस्कोसिटी यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में, और इधर पे सरफेस टेंशन के बारे में मेजरली आप यहाँ पर सीख रहे होंगे। आइए लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले फ्लूइड्स, हाँ जी, अभी तो मैंने बताया था फ्लूइड्स क्या होते हैं। दे आर दी सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। तो सब्सटेंसेस which flow on application of external force। external force लगते ही उनके पास flow करने की ability होती है, they have ability to flow, ठीक है। substances that have tendency to flow upon application of external force। external force अप्लाई किया जाएगा तो वो फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। भैया इसमें क्या क्या आता है वैसे फ्लूइड में? इसमें हम लिक्विड और गैसेस को इस कैटेगरी में अपन डालते हैं, ठीक है। गैसेस को क्योंकि हम अलग चैप्टर में अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लिक्विड्स के बारे में मेजरली डिस्कशन रहेगा अपना, ठीक है। बट फ्लूइड्स मतलब इसमें लिक्विड्स भी है, गैसेस भी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने सुना ही होगा कि भाई जो फ्लूइड्स होते हैं, मान लो हम एक वेसल लेते हैं हम यहाँ पे, और इस वेसल में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? दे आर इन स्टेट ऑफ, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ थर्मल वेलोसिटी है ही, है ना, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है ही। इस वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा उनके वॉल्स पे थोड़ा बहुत जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन गैसेस में तो ज़्यादा होते हैं वो चीज़। तो इस वजह से क्या होता है, दे आर
exerting a constant force और you can say pressure, ठीक है, जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो उनके वॉल्स के ऊपर जो है एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, एंड ये नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो ये परपेंडिकुलर टू द वॉल होता है, दे आर नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द वॉल, इस तरीके का ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं। और ऐसे ही प्रेशर को क्या कहा जाता है, ऐसे ही प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, मतलब लिक्विड्स रेस्ट में है और तब ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, सच प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम जाते हैं पानी के अंदर डीप वाटर में तो एक प्रेशर सा वैसे भी महसूस हो रहा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसके बारे में डिटेल जो है ना अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम चीज़ें देख रहे होंगे। अरे भैया ये तो 9th में था, डिलीट कर दिया गया, रिलेटिव डेंसिटी। वैसे डेंसिटी क्या होता है आपको पता ही है, जनरली एक डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर ये पता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास बाय वॉल्यूम, यूनिट इसकी होती है केजी क्या पर मीटर क्यूब, ये तो पता है सर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालने का तरीका होता है कि उसको मास की वाटर की डेंसिटी से उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रेशियो ऑफ जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, तो उसी का डेंसिटी लिया जाएगा। रेशियो ऑफ डेंसिटी of substance to density of water at 0 लिख रहा हूँ मैं, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री की कहानी पता है, वाटर जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है ना, तो उसके बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशंस है। वैसे भी आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये कंसेप्ट तो पता ही होगा। तो 4 डिग्री की उसकी एक मिस्ट्री है, तो उस वजह से 4 डिग्री पे जो उसका डेंसिटी होता है वही डेंसिटी कंसिडर करा गया है। तो रिलेटिव डेंसिटी, जैसे मान लो तुमको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, कैसे निकलेगा सर? तो ये होगा डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरीके से ये निकल रहा हो। अब देखो इसका यूनिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो ये जो है क्या कैसे आने वाला है कि भाई केजी पर मीटर क्यूब, और ये भी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और इसके हिसाब से ये कैंसल, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बाद में कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी का ये कंसेप्ट हो गया। ओके, आगे हम अगर कुछ और भी समझना चाहें कि रिलेटिव डेंसिटी में सर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहता है, तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये SI में और ये CGS में वाटर की डेंसिटी। तो मान लो डेंसिटी ऑफ गोल्ड 1400 है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड 1400 है, तो 1400 बाई 1000 हो जाएगा, विच इज़ 1.4। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता कितना होगा, 1400 बाई 1000 इट इज़ 1.4, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, 1.4। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी जो है वो निकाला जा सकता है। ओके, और इससे पता चल जाएगा कि वो चीज़ पानी के अंदर फ्लोट करेगी और क्या फिर सिंक करे, जो भी है। तुमको पता है कि कौन सा प्लैनेट है जो अगर पानी में डाला जाए तो फ्लोट कर सकता है, व्हिच इज़ दैट प्लैनेट, कमेंट करके बताना। आगे देखते हैं बेटा। यस, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्या है ये? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे सीखोगे, ध्यान से देखना। तो बात ये है कि क्या बात है सर, बताइए आखिर बात क्या है? बात ये है कि हमने एक लिक्विड लिया और इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर, हमने राइट सिलेंडर हमने क्या किया, इमेजिन किया।
इमेजिन किया मतलब उसमें कोई सॉलिड नहीं है, वो उसी लिक्विड का सिलेंडर है। सो इमेजिन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सिलेंडर ऑफ या मेड ऑफ सेम लिक्विड। ठीक है, हमको निकालना है कि भैया उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसकी कहानी थोड़ी समझनी है। तो मान लो दिस इज सपोज सरफेस सी एंड दिस इज नीचे वाले सरफेस को मैं बोलता हूँ डी। अब ये टॉप सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मान लो वो F1 है, और जो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मान लो वो F2 है। लेट द एरिया ऑफ दिस, ऊपर और नीचे के फेसेस का जो एरिया है वो A है। ठीक है, ओके। तो सर हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि भाई प्रेशर्स का क्या डिफरेंस होगा। मान लो इसकी हाइट जो है वो h, ऑलराइट, कूल, बढ़िया। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, और कुछ ले लें, ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ पर g है, ग्रेविटी हर जगह वैसे, ठीक है। तो सर ऐसा है, अगर हमको यहाँ पर निकालना है वेरिएशन ऑफ प्रेशर, यानी कि इधर इस लेवल का प्रेशर और इस लेवल के प्रेशर की हम बात करते हैं। ओके, सो प्रेशर लेट प्रेशर एट टॉप फेस, जिसको हमने C बोला हुआ है, वहां पर प्रेशर P1 ले लेते हैं, एंड विच विल बी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, है ना, परपेंडिकुलर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और ऐसे ही D वाले पे क्या हो जाएगा, बॉटम वाले पे P2 विल बी इक्वल टू F2 बाई A। तो मैं यहाँ से एक बहुत सीधा और साफ क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू P1A एंड F2 इज इक्वल टू P2A। सही है? सही है सर। अभी हम कैसे निकाल पाएंगे? हमको निकालना है प्रेशर, कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे? अब देखो, बात ये है कि ये फोर्स लगने के बावजूद भी, अच्छा ये सिलेंडर अगर इमेजिन भी किया है तो इसका अपना मास भी है, इसका अपना वेट भी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो इसका वेट क्या होता है, mg होता है, तो m इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो सिंस द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम वी कैन से, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस ले लेता हूँ मैं, F1 प्लस mg, और ये अपोजिट माइनस कर लिया, माइनस F2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो सेम डायरेक्शन में था उनको प्लस लिया, जो अपोजिट में था उसको माइनस लिया, इन तीनों का सम जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई वैल्यूज डाल दो F1 F2 की, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, ये हो जाएगा P1A प्लस mg माइनस P2A इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो यहाँ पर ना मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस मास कैन बी गिवन बाय, अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लिक्विड का डेंसिटी रो है और ये लिक्विड का ही बना हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया है A और हाइट है h, तो वॉल्यूम हो गया, मास बाय वॉल्यूम में लिख देता हूँ फिलहाल मैं, अब वॉल्यूम हो गया A इंटू एच। सही है, तो बताओ कि मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मास ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू, ये AH इधर आ जाएगा रो के साथ, तो रो AH, ठीक है, ये हो गया अपना मास ऑफ सिलेंडर। इसको उठा के इधर डाल दिया, सो P1A प्लस m की जगह पे क्या डालना है रे भाई, रो AH
इंटू जी माइनस P2A इज इक्वल टू 0। पूरा वीडियो खराब हो जाता, पता है, अभी ध्यान नहीं जाता ना तो पूरा वीडियो खराब होने वाला था भाई, फिर ये और पता नहीं लेट होता। A कॉमन निकला, इधर आ गया 0 के साथ, सब भंग हो गया, वो भस्म हो गया। तो A कॉमन निकल के 0 के साथ भस्म हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर सर? यहाँ पर बचा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि P1 माइनस P2 प्लस रो AH। A कहाँ बचा? A तो नहीं बचा ना, A को तो हमने भेज दिया। H रो जी लिखें, H रो जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर व्हाट यू कैन से इज, इसको इधर ले लो P2 को, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी, P1 प्लस H रो जी। ये आ गया अपना क्या? ये आ गया अपना प्रेशर का, अच्छा दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। अगर तुम इसको ऐसे लिखो, मतलब इसको यहाँ लिखो, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी, इसको कहते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपको एक लेवल पे प्रेशर पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, और इससे H जितनी डेप्थ में प्रेशर क्या है वो निकालने, उस वहाँ का प्रेशर निकालना है, तो दैट प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय P2 इज इक्वल टू P1 यानी ऊपर वाले लेवल का प्रेशर प्लस H रो जी करके हम वो निकाल सकते हैं। इसमें और याद रहे कि अगर ये दोनों यानी C और D अगर कोइंसाइड कर रहे होते हैं, ये दोनों सेम लेवल पे पॉइंट्स होते हैं, तो क्या होता? अगर दोनों सेम लेवल पे पॉइंट्स होते, एट सेम लेवल, अगर C एंड D सेम लेवल पे होता, तो ऐसे में H की वैल्यू क्या होती? 0 होती सर। H होता 0, तो यानी P1 माइनस P2 होता 0, यानी P1 इक्वल टू P2 होता। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि लिक्विड्स में सेम लेवल पे सारी पॉइंट से प्रेशर सेम रहता है। ठीक है, ये हमने जो यहाँ बताया, इसमें क्या बताया कि अगर सेम लेवल पे रहेगा तो ये इक्वेशन में ये दोनों चीज़ें अगर कोइंसाइड, दोनों फेसेस टॉप और बॉटम कोइंसाइड हो रहे हैं, तो C और D सेम लेवल पे पॉइंट हो गए, H इक्वल टू 0 हो गया। वहाँ पर H इक्वल टू 0 से हमको क्या पता लग रहा है कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, एक और बात, अगर ये सिलेंडर को उठा के अगर एकदम इसका जो टॉप सरफेस है वो अगर एकदम वाटर के लिक्विड या इस लिक्विड के सरफेस की तरफ होता, सरफेस की तरफ, तो वहाँ पर वो होता तुम्हारा कौन सा प्रेशर बन जाता? P1 क्या बन जाता? तब P1 बन जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में आई कैन से दैट ऑल्सो इफ P1 इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कब होगा? वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कब होगा? व्हेन द टॉप सरफेस इज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऐसे में हमारा फॉर्मूला क्या होता? P2 वुड हैव बिकम PA प्लस H रो जी। तो ये सब न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। इसमें तुमको P2 को क्या लिख सकते हो? P2 को P लिख सकते हो, P2 इक्वल टू सीधे P लिख सकते हो। तो प्रेशर एट डेप्थ क्या होगा उसका सीधा सा फॉर्मूला है। किसी भी लिक्विड में प्रेशर एट एक पर्टिकुलर डेप्थ H तुमको निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस H रो जी, कितनी डेप्थ है, इनटू उसका उस लिक्विड का डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बात तो सर क्लियर हो गई। और अगर इसमें भी अगर देखो एक बात और है, इसमें भी अगर मैं ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दूं, यानी ग्रेविटी को अगर 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या हो जाएगा? फिर तो हर लेवल का प्रेशर सेम हो जाएगा। अगर ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो प्रेशर एट ऑल दी लेवल्स विल बी सेम। और यही आता है, शुरुआत होता है यहाँ पर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको एकदम मार्क कर लो। P2 माइनस P1 वाला भी, ये वाला भी, और ये भी समझ लो कि भाई ये कौन सी कंडीशन के लिए बताया गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो प्रेशर तो सारे लेवल पे सेम हो जाएगा। यही है पास्कल्स लॉ। ठीक है, सो एक
एक बेसिक बुनियाद, एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। एंड जस्ट सी दिस, बहुत ध्यान से देखो, बड़े इत्मीनान से देखो। मान लो इसके अंदर है 500 ml वाटर, ठीक है, यानी आधा लीटर। इसमें मान लो है 2 लीटर वाटर, इसमें मान लो है 3 लीटर वाटर। मान लो, मानने में क्या जाता है। तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर नोट होगा। समझ में आया? 3 अलग अलग शेप के वेसल्स है और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन से यहाँ पर एक प्रेशर मीटर से कनेक्टेड है। तो अब तुमको डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि वैसे सब जगह पे प्रेशर सेम दिख रहा है, सब जगह पे प्रेशर क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। बस यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। नाउ हाइड्रोस्टैटिक तो समझ में आ रहा है कि लिक्विड एट रेस्ट इन डिफरेंट शेप्स, और उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ या डिफरेंट मास ऑफ वाटर भी है, तब भी वो सेम प्रेशर क्यों दिखा पा रहा है, या सेम प्रेशर इसलिए दिखा पा रहा है क्योंकि वो जो प्रेशर है इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन वन फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज कि ये डेप्थ कितना है। बस ये सब जगह पे अगर हम ध्यान दें तो सारी जगहों पे द डेप्थ इज इक्वल, सारे जगहों पे द डेप्थ इज इक्वल। तो यहाँ पर यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हमको पता लगता है कि लिक्विड कितना प्रेशर होगा किसी पॉइंट पे, ये और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता कितना लीटर पानी है तो उतना उस हिसाब से प्रेशर होगा, सिर्फ उसके ऊपर का हाइट कॉलम कितना है या कितने डेप्थ की बात हो रही है, सीधा उस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास फैक्टर, और बस यही चीज़ जो बताया गया, दिस इज़ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। कि मास पे नहीं कि भाई इसमें 3 लीटर है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ इस फैक्टर पे, डेप्थ वाले फैक्टर पे, एंड ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सारे में सेम लिक्विड रखा है ना, एच रो जी हमने जो पढ़ा। तो यहाँ पर अगर मान लो सेम लिक्विड है तो वो कितना लीटर पानी है, कितना केजी पानी है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं कि भाई पास्कल लॉ, जिसमें मैंने क्या बताया कि अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड और एट एनी पॉइंट विल बी व्हाट, विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पर सीधे लिख दूँ मैं, देखो कितने कमाल के कलम से लिख रहे हैं हम, कमाल के कलम से। If gravity is neglected, pressure exerted by fluid at rest will be equal at all points। मतलब आप ये बात समझ रहे हो कि अगर let us take an example कि मैंने क्या करा, एक ऐसा यंत्र बनाया मान लो, और इसमें ना इधर भी एक प्रेशर मीटर है, यहाँ पर भी एक पिस्टन लग के प्रेशर मीटर है, इधर भी एक पिस्टन लग के प्रेशर मीटर है, और इधर से मैं यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, एक पिस्टन से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर की वजह से ऑफ कोर्स लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। अब वो इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, वो सब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर हम ग्रेविटी वाला मामला बहुत यहाँ कंसिडरेबल ना माने तो ऑल द प्रेशर्स विल बी व्हाट, विल बी इक्वल। यही कहा था पास्कल के लॉ में बताया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, पास्कल लॉ के अप्लीकेशन को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चैप्टर में, थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट भी जो है ना इम्पॉर्टेंट ही है, ओके। तो यहाँ पर देख लो,
दो मेन है जो आपको समझने हैं, आपको सीखने हैं। एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक है हाइड्रोलिक ब्रेक। आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा होगा, आई थिंक जो सर्विस सेंटर होते हैं जो गाड़ियों के, 4 व्हीलर्स के, या उसमें देखा होगा आपने कि पूरा ट्रक को या पूरा कार को उठा दिया जाता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो कैसे हो रहा होता है वो भाई? क्या हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा क्या वहाँ पर? तो यहाँ पर ज़रा देखना कि अब लिक्विड है ये इनकम्प्रेसिबल, दिस इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब आइडियली हम ऐसा ले रहे हैं। कोई भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्या ही होता है? नहीं होता है, पर ऐसा जिसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है ऐसा लिक्विड हमने लिया हुआ है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट ऑफ, देखो आप देख सकते हो कि ये एक ट्यूब टी से कनेक्टेड है, दो साइड्स ए और बी। दिस सिलेंडर भी कॉल्ड ए, दिस सिलेंडर भी कॉल्ड बी, और ए जो है नैरो है, बी जो है वाइड है। मान लो कि हमको फोर्स यहाँ लगाना है और इधर पे एक गाड़ी है जिसको मुझे लिफ्ट करना है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक बढ़िया सी गड्डी है सर, क्या म्यूजिक था, मिस्टर बिन की गड्डी, ठीक है। तो अब इसको हमको लिफ्ट करना है। ये पूरा एक ऐसा पिस्टन सिस्टम बना है, उसके ऊपर गड्डी है और ये ऊपर लिफ्ट हो रही है। कैसे हो रही है भाई? ज़मीन के अंदर है, मान लो ये इतना। तो हो ये रहा है कि जब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, इधर पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो 50 न्यूटन का, फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिख रहा हूँ, एंड दी एरिया इज लेस। यहाँ के पिस्टन का एरिया, मान लो दिस पिस्टन इज P1, दिस पिस्टन इज P2, इसका एरिया कम है। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्मॉल a लेता हूँ, लेट दिस एरिया बी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बिगर, फॉर लेट अस टेक दिस एरिया, ये जो वाइडर एरिया है इसको हम लेते हैं 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। तो अब ये यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, लेट दिस एरिया भी कैपिटल ए। इसको नाम कुछ और दे देते हैं, इसको नाम सिलेंडर C1, इसको सिलेंडर C2 कह देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ का जो फोर्स भी होगा ना, देखो इधर फोर्स 50 न्यूटन था, कम था, इधर का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा नेचुरली। क्यों ज़्यादा हो जाएगा ज़रा देखो। नाउ द प्रेशर एट बोथ द एंड्स आर सेम बाय पास्कल्स लॉ। मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो सर कुछ भी कह सकते हो, बाय पास्कल्स लॉ प्रेशर विल बी सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स। यानी यहां का प्रेशर कितना, फोर्स इनटू एरिया ना, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ का स्मॉल f बाय ए विल बी इक्वल टू यहाँ का कैपिटल F बाय ए। अब यही वाला तुमको जब भी न्यूमेरिकल भी आ रहा होगा तो यही चीज़ यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। सो बाय दिस हम निकाल सकते हैं कि इधर का फोर्स कितना है। कैपिटल F कैसे लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा। सो कैपिटल F विल बी इक्वल टू, ये इधर आ गया, यानी कि स्मॉल f इंटू कैपिटल A बाई स्मॉल a। तो ज़रा देखना, जो हमने इंस्टेंस लिया है यहाँ पर इस वाले केस में, हमारे वाले एग्जाम्पल में स्मॉल f कितना था, 50 न्यूटन। और मैं ये कह रहा था कि क्या 50 न्यूटन से गाड़ी उठेगी, तो मैं बोला नहीं, ज़्यादा फोर्स चाहिए था। तो ज़्यादा फोर्स कैसे हुआ, देखो ये वाला एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर, और नीचे का एरिया, वो वाला एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली कितना हो गया, 5 5 जा 25, और 1 0 1 0 यानी 2 0, यानी फोर्स कितना हो गया, 50 न्यूटन का फोर्स कितना हो गया, ओ भाई साहब 2500 न्यूटन बन गया यहाँ पर। ये तो कमाल है सर, ऐसा ही क्यों नहीं करते हर जगह पे। पर एक बात समझो, इधर तुमको ज़्यादा नीचे, इधर की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वर्क। कभी ऐसे एनर्जी क्रिएट थोड़ी होती है ना अचानक से। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, पिस्टन को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे, तब ये थोड़ा सा मूव होगा। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। बट एक कमाल की बात है कि फोर्स को हम एम्पलीफाई कर पाए, कि भाई वहाँ 50 न्यूटन लगाया और यहाँ 2500 न्यूटन बन गया। सो दिस कैन बी डन,
और यही कॉन्सेप्ट जो है पास्कल लॉ का एप्लीकेशन से बताया हमने, एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम से हमने लिफ्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है ज़रा वो देख लो। हाइड्रोलिक ब्रेक ये गाड़ियों में लगा होता है, ये पता है कि भाई एक तो डिस्क ब्रेक होता है और एक ड्रम ब्रेक होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है, देखो क्या होता है कि इसमें पता है ना कि एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर ऑयल भरा होता है। सो दिस इज सपोज द मेन सिलेंडर। इस मेन सिलेंडर में जो इनकम्प्रेसिबल ऑयल है वो भरा हुआ है और यहाँ पे ये मेन पिस्टन है P। ठीक है, अब एक लीवर सिस्टम से ये यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये मान लो पैरों से आपने ये ब्रेक या जैसे भी आपने ब्रेक दबाया, तो ये ब्रेक दबाने से इस लीवर सिस्टम ने क्या किया, इस वाले पिस्टन के ऊपर मेन सिलेंडर वाले पिस्टन पे फोर्स लगाया। अब इससे दबा तो इसके अंदर की जो लिक्विड थी, जो ऑयल था इसके अंदर का, वो ब्रेक ऑयल जो है वो गया यहाँ पर और ये आगे वाले चक्कों में जा रहा है। पहले इसी में देख लो, सब समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ अ व्हील। मान लो ये अंदर का हिस्सा है व्हील का, बाहर का हिस्सा भी होगा, बाहर का हिस्सा घूम रहा है और ये कनेक्टेड है अंदर बाहर। अब होता क्या है कि ये अंदर है ना, ये शाफ्ट है जो यहाँ पर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब तक कोई ऐसा ताकत यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तब तक ये आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब कोई ब्रेकिंग एक्शन नहीं हो रहा है। पर जैसे ही ब्रेक लगाया गया, ये ऑयल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हुआ, यहाँ पर भी प्रेशर एग्जर्ट हुआ, इन दोनों पिस्टन, मान लो दिस पिस्टन इज P1, दिस पिस्टन इज P2, इन दोनों पिस्टन के ऊपर भी क्या हुआ, प्रेशर एग्जर्ट हुआ। पास्कल लॉ, सेम प्रेशर एग्जर्ट हुआ। तो उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ये जो ब्रेक जो इसको बोलते हैं ब्रेक शूज़, तो ये जो ब्रेक शूज़ है क्या होंगे, क्योंकि ये एग्जर्ट हुआ तो स्प्रिंग को दबा सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे होगा और ये टच होगा इनर जो व्हील है उसका अंदर वाले रिम से, इनर रिम से ये टच होगा और उसके लिए वो उसको रोक पाएगा, एक ब्रेकिंग एक्शन होगा। तो ये दोनों तरफ से क्या करेगा, ये रिम को टच करेगा। जैसे होता है ना साइकिल का वो जो रबर होता है वैसे टच करता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि लिक्विड ने प्रेशर एग्जर्ट किया और इसको दबाया और इस वजह से ब्रेक शूज़ जो है वो इनर रिम से व्हील के टच हो रहा है और ब्रेकिंग एक्शन की वजह से ब्रेक रुक रहा है, मतलब गाड़ी जो है उसमें रिटार्डेशन आ रही है। और जैसे ही तुम ये पाँव हटा लोगे या जैसे ही ये ब्रेकिंग एक्शन यहाँ से तुम ख़त्म करोगे, तो वापस से जो ऑयल है, मतलब ये स्प्रिंग जो है ये अपना काम करेगा और वापस से चीज़ जो ब्रेक शूज़ है उसको अपनी जगह पे ले आएगा और इस वजह से ये फ्लूइड जो है वापस से मेन सिलेंडर में चला जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ द हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। आगे देखते हैं वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स आपने सुनी होगी, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा भी एटमॉस्फेयर होता है ना, mm ऑफ मर्क्यूरी, इसके अलावा और क्या होता है, टॉर, और क्या होता है, बार। तो आप देख लो क्या क्या है। SI यूनिट तो भाई पास्कल ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल। याद रखना, क्वेश्चन में अगर ATM में दिया होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस। ठीक है, इसके अलावा mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम को, वो जो बैरोमीटर होता है उसमें उसको 1 टॉर भी बोलते हैं, 1 mm को 1 टॉर भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर से इसका रिलेशन क्या है, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो मान लो कि अगर तुमको mm ऑफ मर्क्यूरी में दिया है, मान लो कि 5 mm ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो क्या करोगे, उसको एटमॉस्फेयर में बदलोगे ना, तो 5/760 हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली इससे मल्टीप्लाई करोगे। So this conversions can be done. 760 mm of mercury is 1 atmosphere and 1 atmosphere is also 1.013 10⁵ Pascal and 1 bar कितना होता है, 10⁵ Pascal। ठीक है, तो ये सब जो रिलेशंस है ये पता होने चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा जो न्यूमेरिकल करने वाला स्किल है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बायेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई थिंक आप लोगों के बैच में ये था 9th में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम अभी डिराइव भी करके देखेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, डिराइव, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ। सो बायेंसी पहले क्या होता है, कोई भी लिक्विड, या मैं अगर थोड़ा और जनरलाइज करूँ, कोई भी फ्लूइड ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द सॉलिड्स केप्ट ऑन देम। तो मैं लिखता हूँ द बायेंसी को अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। सो लिक्विड्स exert
an upward force on solids kept over them. इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम बायंसी कहते हैं. बट अब मेरा ध्यान जो है वो तुरंत आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर. नाउ व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ज़रा यहाँ ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पर तुमने अगर वो वाला चित्र देखा है 9th में जो था, आई डोंट नो अब तुम्हारा सिलेबस में था या नहीं था, कोविड का कुछ अगर मामला होगा तो ये 2 कंटेनर से आप देख सकते हो, इसमें यहाँ तक लिक्विड जो है प्रॉपरली भरा हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी. ठीक है, अब क्या हुआ कि एक हमने सॉलिड लिया. ठीक है, वी टूक अ सॉलिड और इसको हमने हवा में जो इसका वेट था, इसका वेट इन एयर था WA. स्प्रिंग बैलेंस से मान लो इसका वजन जो है एयर में हमने देख लिया कि भाई WA है. अब जब इसको हमने इसमें इमर्स किया, इसको उठा के यहाँ पर जब हमने इमर्स किया, जितना भी ये इमर्स हो पाया, ऐसा नहीं कि पूरा इमर्स हुआ, बड़ा हो गया इसमें आके. ठीक है, तो ये इमर्स जब इसमें हुआ तो व्हाट वी कैन सी इज कि अब इसका वेट थोड़ा कम दिख रहा है. अब इसका जो वेट आ रहा है, मान लो ये वाटर था तो इसका वेट इसके अंदर आ रहा है, वाटर के अंदर WW. ठीक है, सपोज दिस वाज 7 kg और यहाँ पर जब वेट, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स, एक यहाँ से अपथ्रस्ट एक एक्सर्ट हो रहा है, एक बायएंड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बायएंड फोर्स इसका वेट जो है वो घट के दिख रहा है. तो 7 किलो था, अब 5 किलो दिख रहा है. तो नेचुरली ये जो इसने कितना फोर्स लगाया, 2 kg का. सिंपल सा लॉजिक है भाई, 2 किलो का, क्योंकि 7 से 5 हुआ मतलब नीचे से 2 किलो लगा है, कोई इसमें दो राय नहीं है. पर दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और देखी गई, एंड व्हाट इज दैट कि ये इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड है. ठीक है, अब ये जो इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड है, जितना वॉल्यूम इसने, जितनी जगह छेंकी है, बिल्कुल उतनी जगह के बराबर का वाटर भी यहाँ पे फेंका होगा उसने. समझ रहे हो, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं. ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है कि दिस वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. है ना, यहाँ से बिल्कुल लेवल पे था, सरफेस पे था, जैसे इसको डुबाया गया पानी, यहाँ से यहाँ आ गया. ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, तो इक्वल ही रहेगा. वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स लिक्विड. अब अगर ऐसा है सर, अगर ये बात है, तो आप क्या ये कहना चाहते हो कि आर्किमिडीज बाबा ने यही बताया था? नहीं, आर्किमिडीज बाबा ने क्या बताया था वो बताता हूँ मैं आपको. उन्होंने ये कहा कि भैया एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये देखी जाती है कि ये जो अपवर्ड फोर्स होता है, ऑफ कोर्स दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट, जो लॉस ऑफ वेट है वो लॉस ऑफ वेट, मान लो 7 किलो से 5 किलो हुआ, तो इसलिए क्योंकि इसने 2 किलो लगाया था. तो दिस ऑब्वियसली द बायएंड फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय WA माइनस WW. ये तो कोई दिक्कत नहीं है. आर्किमिडीज ने बोला कि भाई ये, अब ये वाला जो है, इसकी वजह से वो यूरेका चिल्लाए थे कि एक चीज़ तो समझ आ गई, और वो चीज़ क्या है कि जो ये डिफरेंस इन वेट है, दिस डिफरेंस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. दिस शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी ये जो है इट इज इक्वल टू WD. ये है आर्किमिडीज ने जो बताया. अब इस चीज़ को अपन प्रूव कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? एनी अ सॉलिड, या बोलते ना एन ऑब्जेक्ट इमर्स फुल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड experiences an upward force which is equal to the weight of the displaced liquid. When a solid is immersed fully or partially
in a liquid, it experiences an upward force, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, टीचर तुम्हारी ये भी लिखा सकती है, द लॉस ऑफ वेट ऑफ द इमर्ज सॉलिड, है ना, अपवर्ड फोर्स की जगह सीधा बोल देंगे द लॉस ऑफ वेट ऑफ द इमर्ज सॉलिड। तो मैं चाहे ये लिखूँ कि एफ बी इज इक्वल टू दिस या फिर दिस इज इक्वल टू दिस, बात एक ही, ठीक है। सो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स which is exactly equal to the weight of displaced liquid, that is exactly equal to the weight of displaced liquid, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया तो मैं इस चीज़ को मिटाने जा रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या आप उसको बना सकते हो, क्योंकि अब मैं इसको यूज़ करके ये डायग्राम के थ्रू मैं चीज़ें करने जा रहा हूँ। नाउ यू नो कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है, मतलब अगर ये टोटी ना लगी होती तो इसका लेवल उतना राइज हो जाता जितना यहाँ दिख रहा है, तो वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही हो गया वैसे भी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं टाटा बाय बाय, और अब आगे हम अपने, सो दिस इज़ द आर्किमेडिस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम इसको कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं, चलिए सिद्ध करते हैं इसको। सो लेट द टॉप सरफेस बी इन द लेवल ऑफ लिक्विड के लेवल से ये x जितने डिस्टेंस नीचे है, लेट द हाइट ऑफ दिस सॉलिड, जो सॉलिड हमने इसमें डाला उसकी हाइट h ले लेते हैं, ठीक है। लेट द डेंसिटी बी रो, अगेन यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है सर, नीचे की तरफ से भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, और इसके अलावा इसका खुद का भी वेट रहेगा ऑफ कोर्स। अब इसमें जो ग्रेविटी है जगह की वो सब चीज़ तो अपने को पता है कि जी है एंड वो सारी बातें, और जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम देख लेंगे। लेट दिस सरफेस बी कॉल्ड सी, लेट दिस सरफेस बी कॉल्ड डी, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है कि जो इसका लॉस ऑफ वेट है या जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो वो अपन इसको देख लेते हैं। भैया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा क्या, वो देख पहले वो मैं निकाल देता हूँ, जिससे तुम कंपेयर आसानी से कर पाओगे। किताबों में कई बार वो चीज़ तुमको लास्ट में बताई जाती है। सो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये मैं स्टार्ट में मतलब सिर्फ पहले लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग नॉर्मली उसको बाद में एनालाइज करोगे, लेकिन अभी फिलहाल में वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा। पहले ये बताओ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा। इफ दिस एरिया इज ए, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा, पूरी तरह से इमर्स हुआ ये, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वो स्टेप भी लिख ही देता हूँ यार, कि पहले वेट लिखने से जब पहले लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्योंकि ये फुल्ली इमर्स्ड है, तो आप ये कह सकते हो कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा। सो दैट विल बी H इंटू ए, ठीक है, या फिर A इंटू एच लिख दूँ, ठीक है। क्या रीज़न है, सिंस सॉलिड इज कंप्लीटली इमर्स्ड, तो इसलिए जो इसका वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम हो गया तो भाई मास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी लिक्विड का डेंसिटी रो है इंटू वॉल्यूम AH है, तो रो AH हो गया। अब ये बताओ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी मास इनटू ग्रेविटी, यानी रो AH G, ठीक है। मान लो इसको मैं स्मॉल m इंटू जी लिख देता हूँ, स्मॉल m इंटू जी लिख देता हूँ, ठीक है। तो नाउ यू नो, क्योंकि इसको मैंने स्मॉल m लिखा है, ठीक है। तो नाउ यू नो कि भाई ये जो रो AH G है, दिस इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब क्या करना है बताया गया,
अब यहाँ पर इस चीज़ को बस हमको ये रिकग्निशन में आ गया, ये बात पता है कि भाई वेट ऑफ डिस्प्लेस क्या, लिक्विड क्या है, ये हमने वो पता चल गया, ठीक है। अभी एक बात बताओ, व्हाट इज़ द प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है P1, प्रेशर ऑन टॉप फेस P1 विल बी इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, एरिया इज कैपिटल ए। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, सेम चीज़ जो हमने वहाँ पर किया था उस वाले को। सिमिलरली प्रेशर ऑन दी बॉटम फेस P2 इज इक्वल टू F2 बाई ए, दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ F2 इज इक्वल टू P2A। अभी ये बताओ कि प्रेशर को हमने क्या निकाला था, वो H रो जी। मान लो कि इधर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर 0 है, इसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है, तो एग्जैक्टली जो डेप्थ का प्रेशर है वो क्या, फॉर्मूला क्या था, प्रेशर एट डेप्थ इज इक्वल टू प्रेशर एट द सरफेस प्लस H रो जी। तो यहाँ पर ये कितना डेप्थ में है, x पे है, तो यहाँ पर हमारा P1 क्या हो जाएगा, P1 विल बिकम, जो हमने से पहले प्रूव करा है वही डाल रहे हैं हम। P1 की जगह पे हम क्या डालेंगे, x रो जी, और P2 की जगह पर हम क्या डालेंगे, क्योंकि ये टोटल हाइट कितनी हो गई P2 की, ये वाले की, तो x प्लस एच ना, तो ये हो गया x प्लस एच रो जी। ऑलराइट, तो अब इस हिसाब से बस वैल्यू डाल दो। अभी कहाँ डालनी है सर, वैल्यू बताओ बस, अभी तुरंत कर देंगे हम। सो द डिफरेंस इन, देखना यहाँ पर, नाउ F2 ग्रेटर देन F1 हो गया है यहाँ पर। सो देयरफॉर लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, that is F2 minus F1 will be equal to F2 minus F1, ये तुम्हारा F2 है, ये F1 है, तो लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड तो कितना हो गया, x प्लस एच रो जी और माइनस एक्स रो जी। क्या आ गया यार, ये रो जी को इधर भेजो, फिर इसको भेजो, तो ये हो गया एक्स रो जी प्लस एच रो जी माइनस एक्स रो जी, ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, एच रो जी। और एक और चीज़ हमने नहीं लिखी है, वो क्या है कि हमको फोर्स लिखना था, फोर्स में एरिया भी लगा हुआ था, तो इन सब में ए भी होगा, इन सब में ए भी होगा, जो कैंसिल भी हो उसमें और इसमें भी। तो ये आ गया अपना क्या, दिस इज़ योर F2 माइनस F1 इज इक्वल टू एच रो जी ए। अब ये एच रो जी क्या है, दिस इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये है अपना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एंड दिस इज इक्वल टू लॉस, क्या था हमने शुरू किया, क्या था, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। तो लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और इसी से बनता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि जो हम इंस्टेंस या जो हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि भैया इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक सॉलिड को इमर्ज करा और मान लो पार्शियली इमर्स ही हुआ है, ठीक है, और उसने कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करा, तो वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये जो वेट है, इट शुड बी ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ दिस सॉलिड। अगर इस सॉलिड के वेट से इसका वेट ज़्यादा होगा तभी ये क्या कर पाएगा, इस पे ये सॉलिड फ्लोट कर पाएगा, ठीक है। एट दी मैक्स एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, बट कम से कम इक्वल हो तभी ये इसको फ्लोट करा पाएगा, कि कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड पे फ्लोट कर पाएगा। और यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। स्टेटमेंट देख लो फटाफट से। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड if the weight of the liquid displaced by the immersed part of body is at least equal to or greater than the weight of the body। ठीक है, आगे अगला देखें, this is intermolecular forces and its types। intermolecular forces का मतलब क्या होता है सर,
कि जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, आपस में उनके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को क्लोज ला के रखे होते हैं, नॉट द केमिकल बॉन्डिंग। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पार्टिकल्स आपस में, सॉलिड के या लिक्विड के जो आपस में क्लोजनेस लाते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैरी कर रहे होते हैं, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉगुलर फोर्स। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉलिड में आपने पढ़ाई की है मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, गैस में मिनिमम होता है। अब इसके टाइप्स की अगर बात करूं तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरमॉगुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन का मतलब होता है, को का मतलब क्या है? सेम। को का मतलब है सेम। तो जब मान लो कि एक लिक्विड है, मान लो वाटर है, और ऐसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो हमने एक वेसल में पानी लिया हुआ है। अब इसके जो सरफेस के पार्टिकल है, ज़रा उन पार्टिकल्स का हाल देखो। सो दोज पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर हैं, इनको दो तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पास इनको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एक तो वो जो इन्हीं के पार्टिकल्स अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, सारे नेबर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस फोर्स विल बी कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, उसी के जैसे पार्टिकल्स पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि ऊपर के हवा के पार्टिकल्स उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे। तो ये दूसरे टाइप का पार्टिकल जो उसको फोर्स अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो है जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेयर कर रहे होते हैं तो उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि ये कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, अंदर तो कोहेसिव फोर्स है, बट जो इसका सॉलिड जिस वेसल में है, उस वेसल का पार्टिकल जो उसमें अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अगेन दो अलग पार्टिकल्स के बीच में हो गया, तो वो एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज यस, आ गया अपना सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है समझ लो। हाइड्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैंने कहा था। और सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच free surface of liquid at rest tend to have minimum surface area and as such it behaves as if covered with a stretched membrane। तो कोई भी लिक्विड, अगर आपने देखा होगा कि मान लो आपने ग्लास के अंदर पानी भरा और आप पूरा उसको भरते जा रहे हो स्लोली, तो आप देखोगे कि पानी जो है ऐसे ऊपर ऐसे एक बलून की तरह एक सरफेस बना लेता है। ठीक है, अपने आप को एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है उसका सरफेस। तो वो इसलिए है क्योंकि हर लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ दैट टेंडेंसी? जिसकी वजह से उसका जो फ्री सरफेस है, ठीक है, जो उसका जो फ्री सरफेस जो रहेगा, जो एक्सपोज्ड है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू शो मिनिमम सरफेस एरिया। वो नहीं चाहता कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को बाहर रखे। वो चाहता है कि भाई उसका सरफेस, जो फ्री सरफेस एरिया है, वो कम से कम रहे। जो हवा की कांटेक्ट में आप ये कह सकते हो कि वो जो है कम से कम रहे। एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। और सिर्फ हवा से ही नहीं, वो किसी भी दूसरे मटेरियल से कम एक्सपोज्ड रहना चाहता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इसी वजह से जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वो दिख रहा होता है। जैसे मान लो ग्लास में आपने पानी ऊपर तक भरा, तो वो इस तरह का एक ऐसा लेयर, ऐसा जो दिखता है आपको एक सरफेस, वो इसी टेंडेंसी की वजह से, सरफेस टेंशन की टेंडेंसी की वजह से हो रहा होता है। एंड सरफेस टेंशन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है,
येस, और स्केलर क्वांटिटी है मतलब कि नाउ इसका कोई फॉर्मूला होगा सर? तो बिल्कुल फॉर्मूला है। मान लो कि हम एक वेसल लेते हैं, उसमें एक लिक्विड भरी पड़ी है, ठीक है, और उसमें एक स्टिक डाल दिया, मान लो एक स्टिक पतला सा एक लकड़ी डाल दिया, और लीनियर एलिमेंट है वो, उसका लेंथ L है। अब वो जो लिक्विड है ना, उस स्टिक के ऊपर दोनों तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों तरफ से परपेंडिकुलर वे में, परपेंडिकुलर मैनर में दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड दैट फोर्स, और ये जो फोर्स है और ये लेंथ है, इसी से हमारा सरफेस टेंशन डिफाइन होगा। इट इज फोर्स अप्लाइड, द परपेंडिकुलर थ्रस्ट या द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा वो परपेंडिकुलर मैनर में ही होगा, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई डायरेक्शन तय नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। नाउ व्हाई दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर परपेंडिकुलर फोर्स है जो दोनों तरफ से लग ही रहा है, इसमें कोई ऐसा नया स्पेशल केस तैयार नहीं होने वाला है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस वजह से सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है। सर इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर सरफेस टेंशन। इसी हिसाब से आप डायमेंशन में निकाल सकते हो, क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। अब यहाँ पर नीचे एक और L1 है तो L1 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बिकम m1 L0 T-2। सही है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन देख लिया हमने, उसका भी आगे एप्लीकेशन भी काफ़ी कुछ हम उसके अंदर देख रहे होंगे, उसके बारे में और समझेंगे। पहले ये भी देख लेते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सरफेस एनर्जी, एनर्जी है तो भैया वर्क से ही कहीं ना कहीं इसको हम रिलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन in forming a liquid surface of given area at a constant temperature। ये ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या है, पर मैं आपको एक हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा तो ये ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा कि सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। तो लेट अस टेक अ केस जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है। ये एक वायर का बना हुआ, मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें PQ जो साइड है, ये जो है इसके ऊपर स्लाइड किया जा सकता है, इसके ऊपर स्लाइड, ये सपोज ये ऐसा एक एलिमेंट हमने मेटल का लिया और उसके ऊपर फिर हमने PQ को स्लाइडर की तरह ऐसा बना दिया है। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर इसको हम एक सोप फिल्म के अंदर डिप करेंगे, ठीक है, सोप सोल्यूशन के अंदर इसको डिप किया। अब सोप सोल्यूशन के अंदर डिप किया तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक बबल जैसा इसके ऊपर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके दो सरफेस एरियाज हैं, ये याद रहे कि इसके आगे की तरफ है और पीछे की तरफ है, टू फ्री सरफेसेस, ठीक है। मान लो इसका जो ये लेंथ है, लेट दिस लेंथ बी L, लेट दिस लेंथ बी L, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यू नो कि सरफेस टेंशन जो है वो असल में इसके एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश, लगातार इसके फ्री सरफेस वाले पार्ट को, सरफेस एरिया को कम करने का कोशिश करेगा द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है। अब बाकी सब तो फिक्स्ड साइड है, लेकिन ये PQ जो है उसको वो अंदर ले आ सकता है क्योंकि वो स्लाइड कर सकता है ना।
व्हाट आई नीड टू डू इज़, मेरा जो सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सरफेस एनर्जी असल में वो वर्क है जो अब इसको एक गिवन एरिया तक ले जाएगा। तो मान लो कि इसको हम यहाँ से स्लाइड करके हम यहाँ तक ले आने वाले, ठीक है। सो सपोज इसको हम स्लाइड करके ओ हो, दिस इज P डैश, दिस इज Q डैश, दिख रहा है। अब कितना डिस्प्लेस किया है, लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी x या डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा x जितना डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोवाइड करा और इससे इसका जो एरिया था, मान लो एरिया a था, तो हमने जो इंक्रीज करा एरिया दैट, लेट दैट बी कॉल्ड डेल्टा a। और आपको दिख रहा है कि इंक्रीज एरिया डेल्टा a विल बी सिंपली इक्वल टू लेंथ इनटू डेल्टा x, l इनटू डेल्टा x, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन एरिया जो है, इस इंक्रीज इन एरिया को करने में जो मुझे यहाँ पर ताकत लगानी पड़ी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ा, मैं वो वर्क निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो वर्क कितना होगा, सो सिंपली भाई दैट वर्क इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, मुझे ये पता है, ठीक है, वही सरफेस एनर्जी की बात हो रही है। सो दैट सरफेस एनर्जी विल बी सिंपली इक्वल टू द वर्क डन in giving that particular area. तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है हमने, डेल्टा एक्स। फोर्स कितना है देख लो। तो इसमें आपको एक बात सिंपल सी समझ में आनी चाहिए कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन क्योंकि दो सरफेस एरियाज है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। 2L क्यों आया, क्योंकि 2 साइड फ्री सरफेसेस है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू F बाई 2L आया, और इसका मतलब मैं फोर्स को क्या पुट कर सकता हूँ, देयरफॉर फोर्स कैन बी गिवन बाय S इंटू 2L। फोर्स कैन बी गिवन बाय, इसी को उठा के मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, सो इट इज S इंटू 2L, ठीक है। अब ये 2L इंटू एक्स करेंगे। अच्छा देखो यहाँ डेल्टा एक्स, डेल्टा ए जो है इट इज़ सिर्फ बाहर का एरिया नहीं है ना, पीछे का भी है, आगे का भी है और पीछे का भी है। तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ L डेल्टा एक्स, है ना। L डेल्टा एक्स तो सिर्फ एक तरफ का एरिया होगा, पीछे की तरफ का भी है। तो यानी 2L इंटू डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ए, एंड S इंटू डेल्टा ए, यही होता है मेरा वर्क डन, यानी यही होता है मेरा सरफेस एनर्जी। और इसलिए सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, S इंटू डेल्टा ए, ठीक है। और है एनर्जी तो भाई उसका आपको पता है कि डायमेंशन और यूनिट क्या लिखा जा सकता है, वो आप आराम से बता सकते हो। तो आपको सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला मिल गया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और सरफेस एनर्जी क्या है, देखो यहाँ पे वापस से डिफाइन करते हैं। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उसको अंदर ले जा रहा था, हमने जो उसको वर्क किया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, उस एरिया को बढ़ाने में, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो जो वर्क किया है उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो सर अपन ने बता दी, सरफेस टेंशन पढ़ लिया, सरफेस एनर्जी पढ़ ली। अब आ गया कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। सर व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो ये एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, वो भी देख लो पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिक्विड ड्रॉप लेता हूँ, या फिर मैं एक ऐसे लेता हूँ कि एक लिक्विड लिया और उसको एक कंटेनर में डाला। नाउ जस्ट सी, वो लिक्विड अगर एकदम फ्लैट, एकदम ऐसे रहता, तब जो है कोई खास यहाँ पर, इस वेसल को भी मैं क्या करता हूँ, चौटा ले लेते रहे बाबा, ठीक है। तो
छड्डो वो वेसल को, ऐसे ही समझो, ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अब ये लिक्विड ड्रॉप पे अगर ध्यान से समझो तो इधर का जो पार्टिकल है, सपोज दिस पार्टिकल बी पी, अब ये पार्टिकल की लगातार कोशिश क्या चल रही है, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन, इस पार्टिकल की सर लगातार कोशिश ये चल रही है कि भाई इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ किया जाए, यानी टेंजेंशियली इस पे दोनों तरफ जो पार्टिकल्स, जो इसके एडजेसेंट पार्टिकल्स है, उनकी वजह से दोनों तरफ टेंजेंशियली एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। लेट दिस बी F1, लेट दिस बी F2, या जो भी बैलेंसिंग फैक्टर होगा, तो मान लो F ही है तो ये भी F है। अब इसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो लगातार अंदर की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स सभी पार्टिकल्स पे, और ये कौन से लिक्विड पे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर भी ऐसा कर्व सरफेस बनेगा, नॉट ऑन दी, ऐसा कोई मतलब सीधे सीधे लिक्विड ऐसा है, सीधे है तो नहीं होगा, जहाँ पर भी ऐसा कर्वेचर टाइप बन रहा है, जैसे लिक्विड ड्रॉप हो गया, सोप बबल हो गया, या किसी पतले ट्यूब में हम लिक्विड को रख रहे हैं तो ऐसे कर्व बनेगा ना, चाहे वो कनकेव बने या कॉन्वेक्स बने, जहाँ पर भी ऐसे कर्वेचर बनेगा वहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो दिख रहा है हमको कि ये एग्जिस्ट होगा। अब ये रिजल्टेंट फोर्स लगातार इसकी वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा। अगर कोई अंदर से काउंटर बैलेंस करने वाला कुछ चीज़ नहीं आया तब तो ये इसकी वॉल्यूम को ज़ीरो कर सकता है। तो ऑफ कोर्स अंदर इसके कुछ मटेरियल भरा है, तो वो जो लिक्विड है वो खुद ही क्या करता है, वो इसको काउंटर बैलेंस करने वाला एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, और उसी प्रेशर को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। आप समझे कब एग्जिस्ट करेगा, जब भी कर्वेचर, जब भी लिक्विड कोई कर्वेचर टाइप फॉर्म करेगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो एक पतली ट्यूब में है, पतली ट्यूब में लिक्विड अगर ऐसा मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस फॉर्म कर रहा है, या एक पतली ट्यूब में वो अपर मिनिस्कस फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे ही दोनों केसेस में क्या होगा कि इस वाले में भी देखो फोर्स ऐसे एग्जिस्ट हो रहा है, इस तरफ फोर्स, तो यहाँ पे अंदर कनकेव साइड में हमेशा एक एक्सेस प्रेशर वाला कंसेप्ट आएगा। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ है, तो कनकेव साइड की तरफ से एक जो है एक्सेस प्रेशर वाली कहानी आनी ज़रूरी है, ताकि वो उस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर सके जो सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। अब ये जो एक्सेस प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर हम लिक्विड ड्रॉप के लिए करने जा रहे हैं। दिस इज़ अगेन मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो भाई उसी हिसाब से मार्क कर लो। अब ये आप समझ लो कि एग्ज़ाम में कई बार तुम्हारे स्कूल के टीचर पूछ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप और इसमें भरा है, क्या भरा है सर, लिक्विड भरा है। ऑफ कोर्स मान लो कोई लिक्विड है, गुलाबी रंग का है मान लो, ठीक है। अब सरफेस टेंशन जो लगातार उसको, ये कर्व की वजह से उसको लगातार अंदर की तरफ पुश करता जा रहा है, उसकी वॉल्यूम जीरो कर सकता है भैया, और ऐसा ना हो इसलिए लिक्विड जो है अब अंदर से वर्क करना शुरू करता है। लिक्विड जो है वो अंदर से वर्क करना शुरू करता है, और इसका मतलब अंदर की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई करता है। लेट द इनसाइड प्रेशर बी पी आई, और ये अंदर का प्रेशर बाहर की प्रेशर की कंपेरिजन, मतलब बाहर का प्रेशर पी ओ है, तो पी आई शुड बी ग्रेटर देन पी ओ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा इसका। तो यही पी आई माइनस पी ओ, जो अंदर का प्रेशर जो एक्स्ट्रा है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सेस प्रेशर। यही चीज़ होती है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ इस डेरिवेशन में करने क्या वाले हैं ज़रा समझ लो। एक जो हुक पार्ट है वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि वर्क डन to increase the surface area, and this is of course this work done is the increase in potential energy। हम सीधे बस यही चीज़ को काम में लाने वाले हैं। अब वर्क डन क्या होता है ये आपको पता है, वर्क इज नथिंग बट इट इज फोर्स into displacement।
अगर मान लो कि अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट हुआ, इसी वजह से थोड़ा सा जो इसका रेडियस, मान लो इसका रेडियस r था, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस प्रेशर थोड़ा सा रेडियस में इंक्रीमेंट आया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, भैया अभी देखा था ना यार, E इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, S इंटू इंक्रीज इन एरिया, जो यहाँ पर एरिया इंक्रीज हुआ है। तो अब ये इंक्रीज इन एरिया है कितना, ज़रा वो लिखना पड़ेगा। फाइनल सरफेस एरिया यानी 4 पाई r प्लस डेल्टा आर दी होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया यानी 4 पाई r स्क्वायर। सही है, ये इंक्रीज इन एरिया है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फोर्स को क्या लिखूँ मैं सर, फोर्स तो होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो ये होगा एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया विच इज 4 पाई r स्क्वायर, है ना। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर डेल्टा आर आ गया। बस इसको इक्वेट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो द एक्सेस प्रेशर बी कॉल्ड P and P into 4 pi r square delta r is equal to, अब ये इसको ओपन कर लो भैया ब्रैकेट को, क्या हो गया ये, है ना, a प्लस बी तो होल स्क्वायर लगवा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 पाई, दोनों का बाहर ले लेता हूँ पहले, 4 पाई दोनों का कॉमनली बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस आर स्क्वायर, तो ये प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब डेल्टा आर जो है वो वेरी स्मॉल है, अगर डेल्टा आर वेरी स्मॉल है तो डेल्टा आर स्क्वायर तो ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो देखो, एक्सेस प्रेशर इज इन टू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे S, और इधर बचा है 4 पाई इंटू 8 आर डेल्टा आर। ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो गया इंटू 2 आर, तो 4 2 सा 8 हो गया, सो दिस इज 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके, अभी दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो रहा है और एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला आ रहा है वो देख लो। डेल्टा आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 4 2 सा 8 आ गया, तो यहाँ पे P और इंटू आर है ना, P इंटू आर इज इक्वल टू 2S, या फिर आप ये कह सकते हो दी एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 2S बाई आर। यू गॉट दिस फॉर्मूला। लेकिन इसमें वही बात है, बहुत इंपॉर्टेंटली तुमको ये चीज़ समझनी है, वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला S इंटू ए आ गया, जिसमें आपने ये वैल्यू डाली, और वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आपने फिर उस हिसाब से कर लिया, जिससे पता लग गया कि जो एक्सेस प्रेशर था P, ठीक है, उस P का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू सरफेस टेंशन बाय द रेडियस। ठीक है, अब ये एक फ्री सरफेस था, है ना, ऊपर की तरफ फ्री सरफेस था, तो ये कहानी आई। अगर दोनों तरफ फ्री सरफेस हो तो क्या होगा सर, दोनों तरफ कैसे हो सकता है फ्री सरफेस, सोप बबल, है ना। अगर हम सोप बबल ले रहे हैं बेटा, तो सोप बबल में क्या होगा, कहानी सब कुछ वैसी रहेगी, हाँ, कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, दिस दैट, है ना, दी अंदर का प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन दी आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, और जिस वजह से ये थोड़ा सा एरिया को क्या करेगा, ये वर्क करेगा सो दैट हल्का सा एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो। लेट द इनिशियल रेडियस भी आर, इंक्रीज भी डेल्टा आर, ये सब कुछ सेम रहेगा। मतलब इनफैक्ट मैं वहाँ पर पूरा कॉपी पेस्ट भी कर दूँ, लेकिन सिर्फ कहाँ पे चेंज आएगा वो देखना। सो वर्क डन
बाय एक्सेस प्रेशर, है ना, ये बबल है, सोप बबल, दोनों तरफ से फ्रीज फ्री एंड है, अंदर लिक्विड नहीं भरा हुआ है। एक्सेस प्रेशर विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये ठीक है। फोर्स को हम लिखते हैं प्रेशर इनटू एरिया, ये भी ठीक है। तो फोर्स को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। सो व्हाट इज द प्रेशर वाला वैल्यू, पिछले वाले में हमने क्या लिखा था, प्रेशर एक्सेस प्रेशर P था और एरिया था 4πr², है ना। तो यहाँ पर भी वही होगा, कितने पे, देखो अंदर की तरफ से वो फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ से, तो एरिया तो अब भी वही है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा था, यानी कि ये हो जाएगा 4πr² एंड दिस इज डेल्टा आर जो बाहर से आया, और ये P है। लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस आएंगे राइट साइड में। वो भी क्या चेंजेस आएंगे जरा देखना ध्यान से, यहाँ पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी क्या फॉर्मूला होता है सर इसका, S इंटू डेल्टा ए, ठीक है, S इंटू डेल्टा ए, यानी S तो ठीक है, डेल्टा यानी इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, देखो इनिशियल सरफेस एरिया कितना था, इनिशियल सरफेस एरिया था 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि अंदर भी है और बाहर भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ 4πr प्लस 4πr², एक मिनट, फाइनल सेल्फ 4πr प्लस डेल्टा r² माइनस 4πr², है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं अपन। ये 2 टाइम्स क्यों करना पड़ा, 2 टाइम्स इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरफेस एरिया अंदर भी बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ है ना ये, तो इसलिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। तो याद रखना कि बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि ये 2 फ्री सरफेसेस, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो बस इसका वैल्यू डाल के और उसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो वही ये सब कुछ कैंसिल होगा। और पिछले वाले में क्या बच रहा था, पिछले वाले में यहाँ पे जो 2s बच रहा था वो अब क्या बचेगा, यहाँ पे 4s बचेगा ना। सो दिस विल बी s इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4s। ये सब चीज़ पिछले वाले का रिपीट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसमें नहीं लगा रहा मैं। एंड दिस इज इक्वल टू P इंटू आर, है ना, बाकी सब चीज़ें पिछले वाले कैलकुलेशन के हिसाब से कर लोगे। सो एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 4s/r। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले वाले में जो 2s/r आया था, जब एक सरफेस एरिया रहता है, तो 2 सरफेस वाले में क्या आया, 4s/r आया। अब तीसरा वाला कंडीशन देखो क्या है, तीसरा वाला है एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड। तो एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड का क्या होगा कि मान लो हमने लिक्विड के अंदर एयर बबल लिया, तो एयर बबल में फिर से क्या होगा कि 2 सरफेस है, फ्री सरफेस है या एक फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस है, क्योंकि बाहर से तो लिक्विड है, अंदर से ही खाली है। तो इसमें भी एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2s/r, जो पहले वाले कंडीशन, जो लिक्विड ड्रॉप में आया था, बिल्कुल वही वाला कंडीशन आएगा, 2s/r आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सेम चीज़ आने वाली है, सेम कैलकुलेशन कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक तुमको एडिशनल चीज़ बता दूँ, वो ये है, मतलब इसको लिखता हूँ सेम एज लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि 1 फ्री सरफेस, ठीक है। अब बात यह है कि सर अगर वो लिक्विड ड्रॉप ज़्यादा गहराई में है, नॉर्मली तो आपने बता दिया, मान लो लिक्विड ड्रॉप यहाँ पर, सॉरी लिक्विड ड्रॉप बोल रहा हूँ, एयर बबल इधर है, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो 2s/r होता है, ठीक है, पर यहाँ का खुद का प्रेशर इस लेवल का अलग होता है सर। इधर का प्रेशर अगर मान लो P है, ठीक है, इस लेवल का प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द प्रेशर एट दिस लेवल, ठीक है। मान लो इधर का प्रेशर 0 है, तब भी यहाँ इस लेवल का प्रेशर क्या होगा, नॉर्मली इस लेवल का प्रेशर होता है सर h ρg, पढ़ा ना हमने। तो अगर h ρg बाहर का प्रेशर है, तो
अंदर का प्रेशर शुड बी एडिशनली इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा 2s/r प्लस h रो जी। तो यानी अगर एक एयर बबल, न्यूमेरिकल आता ही है, अगर एक एयर बबल है जो मान लो 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर अंदर है, लिक्विड के डेप्थ में है उतना, तो वहाँ पर उसके अंदर का टोटल प्रेशर दिस इज नॉट एक्सेस प्रेशर तो इतना है ना, एक्सेस मतलब बाहर से इतना एक्सेस, पर बाहर का खुद का प्रेशर कितना है, h रो जी है। तो टोटल प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, इनसाइड द बबल विल बी 2s/r प्लस h रो जी। कुल तो ये वाली चीज़ अपन ने कर ली है। अभी हम फाइनली एक और हाइड्रोस्टैटिक्स का एक कंसेप्ट बचा हुआ है विच इज़ द एसेंट फॉर्मूला, उसके बाद में हाइड्रोडायनेमिक्स की शुरुआत हो जानी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई भी लिक्विड को तुम ऐसे रखोगे किसी सॉलिड सरफेस पे, तो यहाँ पर दो तरीके से वो लिक्विड दिखाई पड़ता है। कैसे दिखता है सर, बताओ जरा, व्हाट आर दोज टू तरीकास। तो पहला तो ये आपको दिख रहा है कि भाई जैसे मर्क्यूरी को डाला तो मर्क्यूरी ऐसे वो एक बॉल की तरह रहता है, पानी को डाला तो पानी इस तरह दिखता है सरफेस के ऊपर। सो व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज, एक मिनट इसको प्रॉपर टेंजेंट बनाओ पहले। ये सरफेस टेंशन दोनों का अलग अलग है, उस वजह से होता है। पर मेरा पॉइंट ये है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इस वाले एंगल को। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो यार पहले तो ये ले लो, सरफेस वाला जो पॉइंट है और एक जो टेंजेंट बनेगा, सही है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देख लो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, between a liquid and a solid is defined as the angle enclosed between the tangents to the liquid surface, tangents to the liquid surface, ठीक है। at the point of contact, जहाँ पे contact में है वहाँ से एक tangent बनाओगे, and वो tangent किसके साथ में, किसके बीच का एंगल होगा, तो tangent और the solid surface inside the liquid, ठीक है। तो ये दूसरा साइड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लिक्विड का सर ये नहीं है, ये वाला भी तो सॉलिड सरफेस वाला हो सकता है। तो कौन सा एंगल लेना है, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। ये वो सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर है। तो कहीं पे ये ऑब्ट्यूज भी आ रहा है, कहीं पे ये एक्यूट भी आ रहा है। ऑब्ट्यूज कहाँ पर आ रहा है, जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे पता लग रहा है कि सरफेस टेंशन ज़्यादा है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये मरकरी है। और ये कब आ रहा है, जब सरफेस टेंशन कम है, इसलिए तो आराम से वो स्प्रेड हो जा रहा है। सरफेस, ऐसे लिक्विड का सरफेस टेंशन कम है, तो आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 आ रहा है, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, वाटर, सही बात है। अब इसको हम आगे यूज़ कर रहे होंगे बेटा। जस्ट सी दिस कैपिलैरिटी वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेरिवेशन भी बनता है इसमें से, मतलब ये एसेंट फॉर्मूला वही है। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट एक चीज़ और देखी जाती है कि किसी भी पतली, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक जैसे रिफिल होता है ना पेन का, बहुत पतली सी बोर वाली, बहुत पतली सी होल वाली जो ट्यूब होगी उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। और कैपिलरी ट्यूब में कभी भी लिक्विड का एक बिहेवियर देखा जाता है कि वो या तो ऊपर की तरफ राइज करेगा या तो नीचे की तरफ वो फॉल करेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे। बढ़िया, हम पहले कंटेनर बना ले अच्छा सा।
ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पतला सा कैपिलरी ट्यूब लिया हमने। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मान लो लिक्विड है और वाटर जैसा लिक्विड है जो नॉर्मली क्या करता है, ऐसे लोअर मेनिस्कस फॉर्म करता है, ऐसे कनकेव टाइप का सरफेस फॉर्म करता है। और अब इसमें एक बात और देखी जाएगी, ठीक है, सही। दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, और इस कैपिलरी ट्यूब में आप अगर देखो क्या होना चाहिए, नॉर्मली लिक्विड के अंदर, मतलब इस लेवल पे सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, राइट। और ऊपर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये वाला पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को मैं बी कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को मैं सी कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को मैं डी कह रहा हूँ। अब जस्ट अबाव और जस्ट बिलो वाली केस है, देखो जैसे सी और डी की बात करते हैं, सी और डी में ऊपर की तरफ प्रेशर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है, जस्ट अबाउट द लेवल जो प्रेशर है जस्ट बिलो भी क्या होगा, लिक्विड सरफेस के प्रेशर उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि हम दिस इज अ बैलेंसिंग फैक्टर, है ना। जस्ट अबाउ और जस्ट बिलो जो है वो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो सी एंड डी पे वी कैन सी दैट प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट डी, ठीक है, एंड दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है ना, जस्ट अबाउट जस्ट बिलो बोला है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि भैया ए जो है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, जो ए है हमारा दिस इज ऑल्सो जस्ट अबाउट, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। और बी जो है डी के सेम लेवल पे है, बी और डी देखो यहाँ पर बी और डी सेम लेवल पे है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो यानी सभी पॉइंट पे प्रेशर पी होना चाहिए। आप मानते हो इस चीज़ को? मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों कैपिलैरिटी होती है, क्यों ये राइज करेगा इधर से, क्यों ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, वो अभी पहले क्लियरली बताऊँ। तो आपने ये माना कि जस्ट अबाउट जस्ट बिलो जो है प्रेशर सेम होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है कि वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, एकदम जस्ट अबाउट जस्ट बिलो विल बी सेम प्रेशर, और ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नीचे भी वही रहेगा। उस हिसाब से यहाँ का भी कहानी सेम है। अब बात ये है कि अंदर हमने अभी जस्ट पढ़ा, इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ऐसा कर्वेचर फॉर्म करेगा, जब भी ऐसे कर्वेचर वाली कहानी रहेगी, तो जो कॉन्केव वाला हिस्सा है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा कंपेयर टू दी, है ना। तो जैसे यहाँ पर कॉन्केव वाला हिस्सा कौन सा है ट्यूब के अंदर, ए, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो बी के मुकाबले थोड़ा एक्सेस होना चाहिए। कॉन्केव साइड में हमेशा एक्सेस प्रेशर होना चाहिए, और अगर एक फ्री सरफेस है, एक फ्री एंड है, तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए, 2s/r। द एक्सेस प्रेशर शुड बी इक्वल टू 2s/r। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा हम जो ये सब कैलकुलेशन कर रहे थे ये गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। अब जो ए का प्रेशर अगर 2s/r से एक्स्ट्रा होगा तो सारी कहानी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ को बैलेंस कैसे करता है ये ज़रा ध्यान से देखना। अब ये इसको मैं मिटाऊंगा, और लिक्विड अगर राइज करेगा तो वो कैसे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, या जो गड़बड़ी हैं जो हम सोच रहे हैं कि भाई यार ये तो गलत हो जाएगा, तो कैसे होगा बैलेंस आउट, वो आप देखना ज़रा। नाउ व्हेन जब ये लिक्विड राइज करेगा, जब ये लिक्विड ऊपर की तरफ ऐसे राइज करेगा, तो हमारा ए वाला पॉइंट ऊपर आ गया, मतलब ऊपर की तरफ आ गया, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। और लिक्विड राइज हो गया मतलब कि जो हमारा बी वाला पॉइंट था वो भी ऊपर चला गया, और इधर एक नया पॉइंट आ गया जो डी के लेवल पे, जो हमको चिंता सता रही थी, वहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया ई, और ई पे कितना प्रेशर होगा, ई पे वही प्रेशर होगा जो डी पे है, यानी दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्योंकि सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यानी कि अब इससे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अभी इधर का सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ज़रा देखना। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इधर ए का प्रेशर है पी,
सेम एज जो इन सब के पास है वही प्रेशर ए के पास है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी याद रखना है कि दिस ए का प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन बी का प्रेशर बाय वैल्यू 2s/r। तो मतलब बी का प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर एट बी कितना हो गया, प्रेशर एट बी हो गया प्रेशर एट ए माइनस 2s/r, क्योंकि ऊपर एक्सेस प्रेशर है तो ऊपर का हमने P लिखा है और ये P जो है इससे 2s/r ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर मैंने इसको P लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा P माइनस 2s/r। इसको ध्यान से बस ये समझ लो, ये समझ में आगे कहानी खत्म। ठीक है, हमेशा कॉन्केव का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए बाय वैल्यू 2s/r। तो अगर इसका आपने P लिख ही दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, उतना कम लिखो P माइनस 2s/r। ठीक है, तो अब बस कंपेयर करना इन तीनों पॉइंट्स को, A, B और E वाले को। ठीक है, सो नाउ, और इसलिए ये एक हाइट तक क्या हुआ, ये राइज हुआ है, लेट दैट हाइट बी, इसी को एसेंट बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा लिक्विड है, मर्क्यूरी टाइप लिक्विड है, तो उस वाले में क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, उसमें डिसेंट होगा। ठीक है, वाटर टाइप वाले में ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और आपको एग्ज़ाम में वही जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको लिखनी होती है कि लेट अ लिक्विड बी प्लेस्ड इन अ कंटेनर, फिर उसमें हमने डाला एक कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, फिर ये जो कंडीशन बताई, प्रेशर एट पॉइंट E इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B प्लस H रो जी, प्रेशर एट पॉइंट B प्लस H रो जी। बात सही है क्या? सारी चीज़ें जो अब तक पढ़ी हो मिल गई, समझ लो। इधर का प्रेशर तो जो है इसकी कंपैरिजन में यहाँ का प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, H रो जी के बराबर का डिफरेंस है। इस डेंसिटी इसका रो है, ग्रेविटी जी है, तो डिफरेंस तो वही है H रो जी का। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट B प्लस H रो जी। व्हाट इज एट प्रेशर एट पॉइंट E, वही जो C और D पे था, यानी P इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B इज P माइनस 2s/r, सीधे निचोड़ दे रहा हूँ मैं, प्लस H रो जी। ये P कैंसिल हो गया ऐसे यहाँ पे, ये माइनस वाले को इधर ले आओ, 2s/r इज इक्वल टू H रो जी। मेरे को एसेंट फॉर्मूला चाहिए, मतलब हाइट का फॉर्मूला चाहिए। मेरे को बताना है कितना हाइट रहा है, कितना हाइट तक ऊपर गया। सो देयरफॉर H इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, H इज इक्वल टू 2s बाय कैपिटल R रो जी। इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं होना चाहिए। H इज इक्वल, मिल गया फॉर्मूला यार, एंजॉय करो, 2s बाय R रो जी। तो यहाँ पर S क्या है, S इज द सरफेस टेंशन, G है ग्रेविटी, रो है यहाँ पर क्या, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सब दिया रहेगा सर, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं है। R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कई बार नहीं दिया होगा, रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया होगा ना यार, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ ट्यूब में। थोड़ा सा इसको मैं क्लोजली अब ड्रॉ करता हूँ। ये बोर, कैपिलरी बोर जो है वो यहाँ वाला, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो लिक्विड है उसका कर्वेचर ऐसे बन रहा है, तो उसी का रेडियस ये बताया गया है ना, इस ये सर्कल का रेडियस, तो ये कैपिटल R है। ठीक है, अब इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़रा देखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट से कैसे हम, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वही दिया होगा। तो इसको जोड़ भी दो यार, 90 बना दो इसको, है ना। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट टू द लिक्विड, और लिक्विड कंटेंट वाला जो सॉलिड होता है, तो ये वाला हुआ थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर ये थीटा हुआ, ये 90 है, ये भी 90 है, देख रहे हो जब भी ऐसी कहानी होती है, ये 90 है, थीटा प्लस सपोज ये x है, तो थीटा प्लस x इक्वल टू 90, फिर दिस इज ऑल्सो 90, तो x प्लस वॉट इज इक्वल टू 90, तो ये हो गया थीटा। इफ दिस इज थीटा, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यानी हम क्या कह सकते हैं इसमें, cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल r बाय cos थीटा। सब्स्टिट्यूट कर लो इसको उठा के वहाँ पर। सो देयरफॉर यू गॉट द फॉर्मूला जो तुम न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाओगे, 2s बाय यहाँ पर रो जी
और कैपिटल R को क्या लिख सकते हो, स्मॉल r बाई कॉस थीटा, ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला बन गया एसेंट फॉर्मूला, दिस विल बी यूज्ड इन योर केसेस। इसी को डिसेंट फॉर्मूला में कब आ जाएगा, जब लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा, वो कहानी वही थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली। व्हाट आई फाइनली वांट टू गिव कि भाई हाइड्रोडायनेमिक्स में अगले वीडियो में कवर करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी होगा एक वीडियो में अगर रखेंगे अपन, तो पहले इसको अच्छे से फटाफट से इसको कर लेना, और फिर उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स के हिसाब से उसको हम अतिशीघ्र जैसे भी करना है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के स्कूल में अभी तक नहीं पढ़ाया, तो वो भी एक रीज़न है कि वो फिर जब रिक्वायर्ड होगा फिर कर रहे होंगे। तो कमेंट में बताना, उस हिसाब से अगर चाहिए होगा तो फिर हम 1-2 दिन में कर लेंगे। वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्योंकि हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, उसके वेरिएशन की बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर तुम पानी को हीट करोगे मान लो, तो उसका जो सरफेस टेंशन जो ऑलरेडी कम है वो और कम हो सकता है। इसलिए कपड़े धोने के टाइम पे गर्म पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि भाई पानी उस पर स्प्रेड हो ना, अच्छे से कपड़े पे स्प्रेड हो, तो इसलिए गर्म पानी यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन कम करने के लिए। इम्प्योरिटीज़ अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, इम्प्योरिटीज़ से भी सरफेस टेंशन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने हाईली सोल्यूबल कोई चीज़ डाली, फॉर एग्जांपल पानी में नमक डाला विच इज गुड हैविंग गुड सोल्यूबिलिटी, तो सरफेस टेंशन बढ़ती है, तब वो थोड़ा सा मर्क्यूरी जैसा बनेगा। और अगर तुमने इन स्पेरिंगली सोल्यूबल चीज़ डाली पानी में, जैसे फिनॉल डाला, तो सरफेस टेंशन कम होती है, तो ज़्यादा फैलेगा और, ठीक है। सरफेस टेंशन जितना कम रहेगा उतना जल्दी उतना स्प्रेडिंग एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि सोप सोल्यूशन असल में क्या होता है, तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज़ लो, मतलब सोप मिलाने से सरफेस टेंशन कम होती है, बिल्कुल फिनॉल की तरह या बिल्कुल डेटॉल की तरह। डेटॉल भी क्या करता है, उसकी सरफेस टेंशन पानी में जब मिक्स करते हो ऐसे भी सरफेस टेंशन लो होती है, तो इससे वो क्या होता है, अच्छे से स्प्रेड होता है ओवर द एरिया, जहाँ पर भी हो या हैंड वॉश हो, स्प्रेड होता है वो, ताकि हमारा अच्छे से क्लीनिंग एक्शन हो। इफ़ेक्टिव वॉशिंग के लिए ये चीज़ करी जाती है। और हॉट सोप सोल्यूशन तो और अच्छा, क्योंकि वो और भी सरफेस टेंशन को कम करेगा। सरफेस टेंशन कम करने के लिए हम सोप मिलाते हैं, हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं, ताकि स्प्रेडिंग एबिलिटी बढ़े। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल्स, पेंट्स, उन सब की भी सरफेस टेंशन कम होती है, ताकि वो सरफेस पे अच्छे से फैलें, ठीक है। और ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ऑयल तुमने पानी पे जब तुम तेल डालते हो, तो तेल जो है बहुत स्प्रेड क्यों होता है उसके ऊपर बहुत अच्छे से, उसका कारण ये है कि वो जो इसमें जो एनर्जी का पूरा सारा खेल है कि ऑयल क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन पानी की सरफेस टेंशन से कम है ऑयल का, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, पानी जो है उसको यूज़ कर पा रहा है अपने एनर्जी को बचाने के लिए। इसके बाद जो सोल्डरिंग मशीन होती है, जो पीसीबी सर्किट बोर्ड्स पे जो वायर सोल्डर करते चिपकाते हैं, है ना, वो टिन वाले अलॉय से, सोल्डर वाले अलॉय से, तो उस टाइम पे ना एक फ्लक्स यूज़ करते हैं, कैसा ना, ऐसा ग्रीस जैसा एक चीज़ यूज़ करते हैं, ऐसा येलोइश कलर का जो होता है। वो फ्लक्स क्या करता है, वो फ्लक्स यूज़ करने से ना फटाफट चिपकता है उसके ऊपर, अदरवाइज चिपकता नहीं ढंग से, बिकॉज वो मर्क्यूरी की तरह, वो मेल्ट करोगे वो मर्क्यूरी की तरह ऐसे गोल गोल बन के रह जाएगा। तो उसकी सरफेस टेंशन को बढ़ाने के लिए, मोल्टन टिन के सरफेस टेंशन को बढ़ाने के लिए वो फ्लक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब सरफेस टेंशन बढ़ाने के लिए, सॉरी, कम करने के लिए, ताकि वो स्प्रेड हो सके। तो फ्लक्स इज यूज्ड वाइल सोल्डरिंग, दैट रिड्यूसेस द फ्लक्स, रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन टिन, हेंस हेल्प टू स्प्रेड इट फास्टर। हाइड्रोडायनेमिक्स हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, और ऐसे चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगर वो मैं एक साथ करूँ तो डिफ़िकल्ट लग सकता है, ठीक है, और ऐसे करेंगे तो मज़ा आएगा। तो बताना बाकी तुमको कैसा लगा, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट में बताना, और कितनी फ्रीक्वेंटली चाहिए मैं उसी पे डिसाइड करूँगा कि भाई तुम्हारा कमेंट कितना आ रहा है। तो चलो ठीक है, इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।